हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th की एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 का ये हाईलाइटेड पार्ट को कवर किया हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस है उसको कंटेन करेंगे और कुछ आगे तक भी जाएंगे, यानी पेज नंबर 4 को कंटेन करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये पेज नंबर 3 का थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग पेज नंबर 4 को कंटेन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आगे। अ सिंपल अपार्टस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो वो बता रहे हैं एक डिवाइस है कि जो चार्ज को डिटेक्ट करती है, जो ये बताती है कि किसी बॉडी पे चार्ज आया है कि नहीं आया है। उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या शॉर्ट में उसको इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। और फिर अभी बैक साइड में इसका फिगर भी देख दिया है, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स। कह रहे हैं इसमें क्या होता है कि दो वर्टिकल मेटल रॉड होती हैं और इन दोनों वर्टिकल मेटल रॉड को एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है, ओके। हाउस्ड इन अ बॉक्स विथ 2 थिन गोल्ड लिप्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम। साथ ही साथ इसके नीचे 2 गोल्ड लिप्स, मतलब कि गोल्ड की पतली पतली 2 तार टाइप का आप कह सकते हैं, उससे अटैच्ड कर दिया जाता है। ठीक है, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नॉब, जब कोई चार्ज मेटल को हम लोग उससे टच करते हैं तो रॉड के टॉप पे, तो चार्ज फ्लो ऑन द लिप्स, तो चार्ज फ्लो करके उस लिप्स पे आ जाता है, जिससे वो डाइवर्स कर जाती हैं। और द डिग्री ऑफ डाइवर्सन इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज, जो हमको ये बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करें। चलिए ये देखिए पेज नंबर 4 है, और जिस इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात की अभी हम, उसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये देखिए एक मेटल का नॉब होता है, ये मेटल की रॉड है। ठीक है, और ये मेटल की रॉड एक बॉक्स के अंदर ये पैक है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 गोल्ड की लिप्स लगी हुई, पतली पतली पत्ती टाइप में है, जो कि इस तरीके से अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे हैं दोनों पत्तियाँ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जिस बॉडी के पता करना होता है उसमें चार्ज है कि नहीं है, जैसे देखिए यही कंडक्टिंग बॉडी है, हमको पता करना है कि इसमें चार्ज है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ले जाके यहाँ पे मेटल के नॉब से इसको टच कराएंगे। जब इसको टच कराएंगे तो अगर ये चार्ज रहेगा तो ये चार्ज इस मेटल से होते हुए नीचे आएगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज है इसलिए कुछ चार्ज इधर चला जाएगा कुछ इधर, ये 2 अलग अलग ऐसे पत्ती होती है। ठीक है, ये लिप्स, गोल्ड लिप्स जिसको कह रहे हैं, तो कुछ इस पे जाएगा कुछ इस पे, क्योंकि दोनों ही लिप्स पे सेम चार्ज आता है, इसलिए दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के कारण ये दोनों थोड़ा सा फैल जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, इनमें जो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन होता है, कितना दूर ये गए हैं, उससे हमको पता चलता है कितना ज़्यादा ये चार्जेबल हैं, और चार्ज है कि नहीं है, अगर ये दूर चले गए तब भी उसका पता हम लोग लगा सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये एक ऐसी डिवाइस है जो ये पता लगा सकती है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, किसी बॉडी की चार्ज होने ना होने का पता इससे लग जाता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एज फॉलोज। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट एक सिंपल माइक्रो इलेक्ट्रोस्कोप भी अपने घर पे बैठ के बना सकता है 1.22b में। तो ये देखिए 1.22b का जो फिगर है ये। ठीक है, इसमें कह रहे हैं ऐसे आप अपने घर पे भी चाहें तो बना सकते हैं, और कोई भी बॉडी पे पता कर सकते हैं कि उस पर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, आपको पता ही करना है, फाइबर की स्केल लीजिए, अपने ड्राई हेयर को रब करिए, रब करने के बाद आपको पता करना है उस पर चार्ज है कि नहीं, तो ले जाइए, यहाँ से ही पता चल जाएगा। और बाकी दूसरा तरीका तो है ही, कागज़ के हल्के हल्के टुकड़ों को वह अट्रैक्ट करने लगेगा तो भी पता चल जाएगा कि हाँ चार्ज है। ठीक है, बनाने के लिए बता रहे हैं कैसे आप बनाएंगे। टेक अ थिन एल्युमिनियम कर्टेन रॉड विथ अ बॉल इन फिटेड फॉर द हैंगिंग द कर्टेन। कह रहे हैं आप एक पतली, मतलब थिन पतली सी एल्युमिनियम की रॉड टाइप में ले लीजिए। ठीक है, रॉड को विथ बॉल इंड्स, ठीक है, जिसके ऊपर इंड जो है वो बॉल टाइप में हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का, ऐसा इंड उसका थोड़ा बॉल टाइप में हो। ठीक है, ओके। फिटेड फॉर हैंगिंग द कर्टेन। ठीक है, और नीचे ये कर्टेन जो है, इसी को कर्टेन वो कह रहे हैं, ऐसे जो ब्लेड टाइप में है, ये यहाँ पे जो है फिट हो जाए। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, कट। उसके बाद कट आउट अ पीस ऑफ लेंथ अबाउट 20 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर की लेंथ का इसको कट कर दीजिए विथ द बॉल एट वन इंड एंड फ्लैटन द कट इंड। ठीक है, तो मतलब एक इंड पर जो हो कि बॉल टाइप में बना दें इस तरीके से, और दूसरे इंड पर क्या करें कि कुछ इस तरह का फ्लैट हो जाए, मतलब इतना उसको कट करके ऐसे बीच से कट कर दीजिए और ऐसे मतलब फ्लैट टाइप में हो जाए। आपको समझना है तो जैसे इस तरह से आप ले लीजिए और इसको बीच से यहाँ तक फाड़, ऐसे थोड़ा सा गैप कर दीजिए, जैसे काट कर दीजिए, बीच से 2 पार्ट कर दीजिए, इसको अंदर से छील दीजिए। ठीक है, एक पार्ट इधर अलग हो जाए, एक पार्ट इधर, लेकिन कटे ना।
ठीक है, तो कुछ इस तरह का बना लीजिए आप एल्युमिनियम की रॉड को, ठीक है। उसके बाद टेक अ लार्ज बॉटल, एक बड़ी सी बॉटल ले लीजिए, दैट कैन होल्ड दिस रॉड, जो कि इस रॉड को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि आपने इतनी बड़ी छोटी सी बॉटल ले ली जिसमें ये रॉड इन है। एंड अ कॉर्क विच विल फिट इन द ओपनिंग, और एक कॉर्क ले लीजिए जो कि इसको फिट कर सके, मतलब इतना बड़ा उसका छोटा सा उसका मुंह हो जो कि उस कॉर्क को होल्ड कर सके, या किसी तरह से उसको आप इसमें एडजस्ट कर दें, यहाँ पे इसको मतलब रोक सकें, ठीक है, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इसके, अगर इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप यहाँ बीच बीच में कुछ लगा सकते हैं जिससे ये रॉड इसमें रुक सके, ठीक है। मेक अ होल इन द कॉर्क सफिशियंट टू होल्ड द सर्टेन रॉड स्नगली, वही कह रहे हैं कि इतना आप होल करिए उसमें कि वह आसानी से रॉड उसमें आ सके, या फिर उसमें डालने के बाद किसी तरीके से उसको रोक लीजिए, ठीक है। स्लाइड द रॉड थ्रू द होल इन द कॉर्क विद द कट एंड एंड ऑन द लोअर साइड एंड बॉल एंड प्रोजेक्टिंग एबव द कॉर्क फॉर अ स्मॉल थिन एल्युमिनियम फॉइल अबाउट 6 सेंटीमीटर इन द लेंथ। अब आप चाहें तो उस पर एल्युमिनियम की एक फाइल ले करके भी वो करें नीचे, यहाँ पे आप जैसे कट भी कर सकते हैं, अलग से आप फाइल भी एल्युमिनियम की ऐसे पतली पतली पत्ती भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अलग से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन द मिडल एंड अटैच्ड इट टू द फ्लैटन एंड ऑफ द रॉड, तो रॉड की जो फ्लैटन एंड है वहाँ पे उसको ले जाके लगा सकते हैं नीचे की तरफ। दिस फॉर्म द लिप्स ऑफ योर इलेक्ट्रोस्कोप, इस तरह से आपके इलेक्ट्रोस्कोप की जो लिप्स है उसका ये काम करेगा, ठीक है। तो आप इसमें पत्ती बना के या तो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे कट करके छील के भी ऐसे थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिस फॉर्म द लिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड, फिट द कॉर्क इन द बॉटल विद 5 सेंटीमीटर ऑफ द बॉल, तो लेंथ जरूरी नहीं है, आप बस बॉटल में आ जाएगा उसके लिए, ठीक है। आप बॉटल में आ जाए इतना बड़ा ही आप उसमें रख सकते हैं। अ पेपर स्केल में बी पुट इनसाइड द बॉटल, आप बॉटल के अंदर एक पेपर स्केल भी रख सकते हैं, ठीक है। एडवांस टू मेजर द सेपरेशन ऑफ लिप्स, जो कि आपके लिप्स के सेपरेशन को मेजर कर सके, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे एक स्केल रख देते हैं पेपर का, तो ये कितना ज़्यादा फ्लैट वो हुआ है, कितना ज़्यादा दोनों में गैपिंग आई, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे पहले दोनों यहाँ पे थे, पहले दोनों क्या थे, यहाँ पे थे, और उसके बाद जब दोनों में फ्लैटन हुआ तो कोई एक यहाँ चला गया यहाँ, और अगर आपने यहाँ पेपर स्केल लगाया हुआ है तो आप मेजर कर सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा ये गैपिंग आई हुई है, ठीक है। सेपरेशन दोनों का आप आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द सेपरेशन इज अ रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, ये सेपरेशन जो है वो चार्ज के अमाउंट का रफ मेजरमेंट होता है। आप सेपरेशन तो थोड़े बताएगा कि कितना कूलम चार्ज आया था, सेपरेशन तो बस ये देखने से, कम ज़्यादा सेपरेशन देखने से ये पता चलेगा हाँ भैया इस पर इतना ज़्यादा चार्ज था कि ये 5 सेंटीमीटर तक सेपरेशन हो सका। दूसरा कोई लेंगे तो आप बताएंगे अरे भैया इसमें जो है इतना ज़्यादा चार्ज था कि 10 सेंटीमीटर तक इसमें सेपरेशन आ सका। इस तरह से ये जो स्केल है एक रफली मेजरमेंट देता है चार्ज का, ठीक है, ना कि उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। चलिए आगे, टू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रोस्कोप वर्क, इस बात को अगर आपको समझना है कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, यूज़ द वाइट पेपर स्ट्रिप्स, तो आप वाइट पेपर की स्ट्रिप्स का यूज करिए। बी यूज्ड फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है, बी यूज्ड फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज बॉडी, हम लोग चार्ज बॉडी के अट्रैक्शन को देखने के लिए इसका काम कर सकते हैं। कैसे ये भी बता रहे हो आप, अच्छे से इसको जानना तो भी बता रहे हैं कि वाइट पेपर का यूज करिए आप यह जानने के लिए कि कैसे कोई चार्ज बॉडी अट्रैक्शन शो करती है, कैसे कोई चार्ज बॉडी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, इस चीज़ को भी ये बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, आगे बता रहे हैं। फोल्ड द स्ट्रिप्स इनटू हाफ सो दैट यू मेक अ मार्क ऑफ फोल्ड, कह रहे हैं आप जो स्ट्रिप्स, एक पेपर की ऐसे स्ट्रिप्स काट लीजिए, ठीक है, इसको आप बीच से ऐसे मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, सो दैट यू मेक अ मार्क ऑफ फोल्ड, तो आप वहाँ पे फोल्ड कर दीजिए। ओपन द स्ट्रिप्स एंड आयरन इट स्लाइटली विद द माउंटेन फोल्ड अप, अब कह रहे हैं इसको आप क्या करिए कि ओपन द स्ट्रिप्स को ओपन करिए और उसके बाद क्या करिए इसको थोड़ा आयरन कर दीजिए, मतलब इस पर प्रेस वगैरह है लाल करके थोड़ा सा, उससे इस पेपर को कर दीजिए। मतलब एक पेपर की स्ट्रिप्स ले लीजिए, उस पेपर की स्ट्रिप ले करके उसको फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करने के बाद उसको आयरन कर दीजिए, प्रेस थोड़ा सा उस पर कर दीजिए, ठीक है, और उसको फिर फोल्ड कर दीजिए एज सोन इन फिगर, ये फिगर में दिखाया गया है, मैं आपको भी नीचे दिखा रहा हूँ। ये उसके बाद यू वुड नोटिस दैट द टू हाफ्स मूव अपार्ट, आप देखेंगे कि दोनों हाफ एक दूसरे से दूर जाते हैं, ऐसे दूर होने लगते हैं, ठीक है। दिस शोज दैट द स्ट्रिप्स हैज एक्वायर्ड चार्ज ऑन आयरनिंग, ये आपको ये शो करता है, इसका मतलब हो गया कि जब हमने उस कागज़ के स्ट्रिप्स को आयरन किया तो वह जो हो गई वह चार्ज हो गई, ठीक है। व्हेन यू फोल्ड इट इनटू हाफ, जब आपने उसको फोल्ड किया, बोथ द हाफ्स हैव द सेम चार्ज, दोनों ही हाफ पर सेम चार्ज थे, हेंस दे रिपेल ईच अदर, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में है, उन्होंने एक पेपर की स्ट्रिप्स ले ली, उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद फिर उन्होंने उसको ओपन किया,
ओपन करने के बाद इसको आयरन कर दिया, ठीक है, इसको आयरन कर दिया उन्होंने, और आयरन करने के बाद फिर से फोल्ड किया, और जब उन्होंने फिर से फोल्ड किया देखा इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, रिपेल करके इसकी गैपिंग इतनी बना ली। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब आपने कागज़ को आयरन किया, पतली सी स्ट्रिप्स ले करके जब आपने उसको आयरन किया तो वह कागज़ की पतली सी स्ट्रिप्स चार्ज हो गई, और जब आपने उसको फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद जो उसके दोनों सिरे थे देखेंगे उसमें फैलाव हो गया, अपने आप दोनों फैल जाता है ऐसे। तो इसका मतलब हो गया कि सेम चार्जेबल थी और दोनों में रिपेलिंग फोर्स लगा कि नहीं। तो ये भी बता रहा है कि हाँ, हाउ अ बॉडी एक्वायर द चार्ज एंड देयर इज अट्रैक्शन इन द सिमिलर चार्जेस, ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि द सेम इफेक्ट सीन इन द लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। वही कह रहे हैं कि यही सेम इफेक्ट आपको इलेक्ट्रोस्कोप में भी देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रोस्कोप अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा, उसको भी यही बता रहे हैं, सेम ऐसा ही होता है। ऑन चार्जिंग द कर्टेन रॉड बाय टचिंग द बॉल एंड विथ एन इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, चार्जेस इज ट्रांसफर टू द कर्टेन रॉड एंड द अटैच्ड एल्युमिनियम फॉइल। तो वही जो ऊपर उन्होंने एल्युमिनियम का कुछ कहा था कि खुद से आप इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप कर्टेन रॉड को चार्ज कर दीजिए। कैसे? टचिंग द बॉल एंड विथ एन इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। कोई आप अलग से एक इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोस्कोप तो होती ही ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? चार्ज का पता लगाने के लिए। तो आप किसी चार्ज को, बॉडी को ले करके आप इसके जो ऊपर था ये, इससे आप टच कराएंगे, टच कराने से ये चार्ज नीचे आएगा। तो कह रहे हैं इन दोनों में भी स्पेसिंग आएगी, तो आप देखेंगे कि हाँ आपने भी एक इलेक्ट्रोस्कोप बना लिया, ठीक है, वही ये बता रहे हैं। बोथ द हाफ्स ऑफ द फॉइल गेट सिमिलर चार्जेस एंड देयरफॉर रिपेल ईच अदर। तो वही कह रहे हैं कि उसके बाद दोनों फॉइल सिमिलर चार्जेस हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कोई लाइन तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। द डाइवर्जेंस इन द लीप्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। वही कितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा, उनके बीच में कितनी ज़्यादा रिपलिंग होगी, दोनों स्ट्रिप्स कितना ज़्यादा एक दूसरे से फैलेंगे, डिपेंड करेगा कि आपने जिस बॉडी को उससे टच कराया है उसका चार्ज कितना है, उसमें कितना ज़्यादा चार्ज है, वह कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज उसके पास है। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई मटेरियल बॉडी एक्वायर चार्ज। चलिए अब हम लोग आगे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल है, कोई बॉडीज़ है, वह चार्ज को एक्वायर क्यों करती है, आखिर में ऐसा क्या होता है कि उसके पास चार्ज आ जाता है। तो बता रहे हैं यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ द एटम एंड ऑल मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं कोई भी एटम जो है वह, मैटर जो है वह एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। आल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप जानते हैं, पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने या केमिस्ट्री में भी, कि कोई भी जो मटेरियल होता है वह शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब उसके पास जितने प्लस होते हैं उतने भी माइनस, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। इसलिए वह शुरू में क्या होता है, वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो वह क्या होता है इलेक्ट्रिकली, दे डू कंटेन चार्जेस, ठीक है, दे डू कंटेन चार्जेस, वे चार्जेस को कंटेन करते हैं, बट दियर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। लेकिन उनके चार्जेस क्या हैं, वो एग्जैक्टली बैलेंस होते हैं, मतलब जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। फोर्सेज दैट होल्ड द मॉलिकुलर टुगेदर, फोर्सेज दैट होल्ड एटम टुगेदर इन अ सॉलिड, द एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लो। कह रहे हैं कि वह फोर्सेज जो कि मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांधे रखता है, जो कि सॉलिड में एटम्स को एक साथ बांधे रखता है। कहने का मतलब जैसे वाटर है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्यों? अब जैसे कोई भी सॉलिड है, सॉलिड कोई भी, बुक ही ले लीजिए, बुक भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, तो ये एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो जिस फोर्सेस से ये दोनों जुड़े हुए हैं, जिससे ये सभी मिले हुए हैं, मिल के एक पेज बना के रखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द एडहेसिव फोर्सेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस। तो एडहेसिव फोर्सेस उनको कहते हैं, 11th में भी आपने पढ़ा होगा फ्लूइड वाले चैप्टर में, कि एडहेसिव फोर्सेस वो होते हैं जो एक ही बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, और कोहेसिव, ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस वह होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं वही कि वो फोर्सेस जो एटम को एक साथ बांध के रखता है, जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध के रखता है, वो उसको कह रहे हैं एक तरह का एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लू है। एडहेसिव मतलब ये बता रहे हैं कि उसके बीच जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको ये ग्लू का नाम दे रहे हैं, कि ये एक ग्लू की तरह चिपके होते हैं। तो एडहेसिव हुआ, एडहेसिव मतलब डिफरेंस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो कह रहे हैं कोई ग्लू है जो इनके मॉलिक्यूल्स को चिपका के रखता है, ऐसा मान रहे हैं। फोर्सेस एसोसिएटेड विथ सरफेस टेंशन ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ठीक है। कह रहे हैं कि उस सरफेस टेंशन के भी जो फोर्सेस होते हैं वह सभी एक तरह से इलेक्ट्रिकल होते हैं नेचर में। नेचर में भी वह इलेक्ट्रिकल ही होते हैं, मतलब उसमें भी अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। सरफेस टेंशन वाले में
सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? सरफेस टेंशन पढ़ा था 11th में, वह एक ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा कोई लिक्विड बॉडी जो है, वह फ्लूइड मटेरियल जो है वो अपने सरफेस को खींच के छोटे से छोटा करने की कोशिश करता है, ठीक है। arising from the forces between charged particle, thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life। वही कह रहे हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, यानी दस द इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वह हर तरीके से हर जगह पर, ठीक है, वेरी एसोसिएट, हमारे लाइफ में हर फील्ड में वह एसोसिएट करता है। जहाँ भी देखेंगे हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जो फोर्स होते हैं वह इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ही आते हैं। वहाँ पे एक अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्सेस आते हैं, हर जगह आपका फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है, जिससे वहाँ चार्ज राइज होते हैं और किसी न किसी तरीके से आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ही वर्क करता है। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच फोर्सेस, ठीक है। तो इट इज़, इसलिए जो होता है ये इसेंशियल हो जाता है कि हम इस फोर्सेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो फोर्स हर जगह है, जो फोर्स हमारे लाइफ के चारों तरफ देखने को मिल रहा है, हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है, तो ज़रूरी है उसके बारे में हम अच्छे से जानें, अच्छे से समझें, वो क्या होता है उसके बारे में समझें, ठीक है। उसके बाद टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्जेस। तो कह रहे हैं कि अगर हमको एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है, एक न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज करना है, तो हमको क्या करना होगा, उसमें नीड ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्जेस, उसमें से हमको एक तरह के चार्जेस को या तो निकाल देना होगा या उसी में और डाल देना होगा, ठीक है। मतलब जैसे पहले उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी इनिशियल में क्या है, न्यूट्रल होती है। कोई भी बॉडी इनिशियल में क्या है भैया, न्यूट्रल है। अब जब कोई भी बॉडी शुरू में न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। तो कह रहे हैं अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो किसी एक तरह के चार्ज को या तो और निकाल दीजिए या उसमें और डाल दीजिए। मतलब अगर पॉजिटिव है या तो उसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल दीजिए या कुछ पॉजिटिव डाल दीजिए, या कुछ नेगेटिव निकाल दीजिए या कुछ नेगेटिव और डाल दीजिए। इस तरीके से कोई बॉडी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि पहले शुरू में क्या है, जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, इसीलिए तो न्यूट्रल है। जब आप किसी चीज़ को या तो बढ़ा दें या घटा दें तो कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा कम हो जाएगी ना। तो इस तरीके से कोई बॉडी चार्ज को शो कर सकती है। व्हेन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज, जब हम लोग ये कहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज हो गई है, वी ऑलवेज रिफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डिफेक्ट ऑफ चार्ज। तो जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज हो गई है तो इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि या तो उस बॉडी में चार्ज और बढ़ गया है या तो उस बॉडी में चार्ज और कम हो गया है, ठीक है। सॉलिड में अगर हम लोग देखें, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम, तो अगर हम सॉलिड में देखें तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लेस टाइटली बाउंड इन द एटम, एटम के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं। आर द चार्जेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो वे ही चार्जेस होते हैं जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अ बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली by losing some of its electron, similarly a body can be charged negatively, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है, इसमें ये क्या कह रहे हैं, negatively by gaining electrons when we rub a glass rod with a silk, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth, thus the rod gets positively charged and silk gets negatively charged। तो वही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी हैं, मतलब इस टॉपिक से बेसिकली ये बताया जा रहा था शुरू में ही कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई बॉडी किस तरह से चार्ज होती है। तो कह रहे हैं अगर कोई बॉडी है तो उस पर तो शुरू में ही वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, जितने प्लस होते हैं उतने ही उस पर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अगर और आप जानते हैं कि कोई भी जो बॉडी है वह क्या काम करती है, वह अपने ऑक्टेट और या तो डुप्लेट कंप्लीट करके वह स्टेबल होना चाहती है। यानी कि हर बॉडी चाहती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहें या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहें, जिससे वो क्या करे, जिससे वह बॉडी क्या रहे, इलेक्ट्रिकली स्टेबल रहे, वह स्टेबल हो जाए, इसलिए वह रिएक्टिव होना चाहती है। तो हर एक बॉडी ऐसी चीज़ों को खोजती रहती है कि कोई तो मिले जिससे वह रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल कर सके, जिससे वह अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके। तो अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो किसी को दे के स्टेबल हो जाएगा, अगर उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो किसी के ले के स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हर एक बॉडी ऐसी बॉडी को खोजती रहती है कि जो उससे मिल जाए और उसकी नीड को पूरी कर दे। जैसे एज एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दो क्या मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरी बॉडी है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी बॉडी स्टेबल तभी होगी जब उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 भी हो सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसको 8 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके बाहर क्या है, एक ही है। तो ये इसके पहले इसका पूरा फुल है, कंप्लीट है।
लेकिन ये बाहर वाला ही इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो ये अब इसको स्टेबल होने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए केवल 1। तो ये इंसान नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ गलत करेंगे, लालची होंगे कि नहीं हमें ही के साथ मिल जाए तो हमारे 8 हुई। नहीं, ये लोग बड़े ईमानदार लोग होते हैं और ये लोग सोचते हैं कि चलो मुझसे किसी का तो काम हो रहा है, होने दो, मुझे क्या ज़रूरत, मुझे 1 है, अब मुझे 7 मिलेगा तब मैं स्टेबल हूँगा, जबकि इस बेचारे को 1 ही मिल जाएगा तो स्टेबल है, चलो हम इसको दे ही दें। इसलिए ऐसे दो बॉडी को जब हम आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से एनर्जी इनके बीच में आती जाती, ट्रांसफ़र होती है। तो उस एनर्जी को मिलने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है एक निकल जाता है और लूजली बाउंड होता है, बहुत टाइटली बाउंड होता भी नहीं है, लूजली बाउंड होता है। इसलिए ये तुरंत यहाँ से निकल के इसके पास आ जाता है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये भी स्टेबल, और ये एक निकाल के इसके पीछे 8 बचते हैं, ये भी स्टेबल। इस तरह से इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए इस पर 1 माइनस आ गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले तो प्लस माइनस इसके पास भी बराबर थे, लेकिन अब इसने 1 माइनस दे दिया ना, इसलिए अब इसके पास 1 माइनस कम हो गया। तो कम हो गया तो ज़्यादा कौन रहा, प्लस ज़्यादा है, इसलिए इसके पास 1 प्लस चार्ज हो गया। इस तरह से ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे करके इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसके पास, तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ज़्यादा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से कोई बॉडी आपस में रब करने से चार्ज हो जाती है। तो आपने देखा कि कोई भी बॉडी किसी से भी रब करने पे नहीं मिलती। पीछे भी एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देखें हमारा, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से रब करने पर चार्ज हो रही है। ठीक है, उसमें बताया गया एक पार्टिकुलर बॉडी ही किसी पार्टिकुलर से रब की, जैसे कि ग्लास रॉड को सिल्क से, जैसे फाइबर की स्केल को हम अपने ड्राई हेयर से रगड़ेंगे, रब करेंगे तभी चार्ज होगा। ये नहीं कि फाइबर की स्केल को लेकर के हम मार्बल पे रगड़ने लगें तब वो चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी ये नीड पूरी नहीं होगी ना, वो वहीं पर रब करने से चार्ज होगा जहाँ पे उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या देना हो उतने ही लेने देने वाले उसको मिलें, वैसी ही बॉडी उसको मिलेगी, तभी वह वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र कर पाएगी हीट होने के बाद, और वो बॉडी वहाँ पे चार्ज हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम जान सकते हैं कोई बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है। आप यहाँ पे ये भी समझ रहे होंगे कि भैया ये 1 है तो ये इससे 1 लेकर डुप्लेट भी तो कंप्लीट कर सकता था। नहीं, असल में डुप्लेट हर एक कंप्लीट नहीं कर सकते, उनको जितने इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, डुप्लेट वो कर सकते हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत हो। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है वह डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, हीलियम है, ठीक है, ये सब डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्टेट ही कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, डुप्लेट नहीं। समझ में आ गया? ओके। और बाकी केमिस्ट्री है तो कुछ और जान सकते हैं, नहीं आ रहा तो फिर बता दीजिए। इस तरह से इसमें बताया गया है कि किस तरह से कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, जिसमें उन्होंने बताया है ठीक उसी जैसे ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर देते हैं। ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह रॉड से सिल्क में चले जाते हैं, तो इस तरह से रॉड जो होती है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क जो है वह नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, नो न्यू चार्जेस इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। वही करें, ऐसा मत सोचिएगा कि रब करने से कुछ नया चार्ज बन गया, नहीं, नया चार्ज नहीं बनते। इसीलिए चार्ज को कंजर्वेटिव नेचर भी बोला जाता है कि भैया जितने चार्ज थे उतने ही चार्ज हो गए। मतलब जैसे कि पहले अगर 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन थे तो अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन और 7 ही प्रोटॉन है, कोई नया जनरेशन नहीं हुआ है। सिर्फ हुआ क्या है कि एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र होने के कारण एक पर जो न्यूट्रल था वह ज़्यादा शो होने लगा और एक पे कम शो होने लगा, बस यही है। अभी भी दोनों मिलाकर, जैसे पहले अगर इस बॉडी ए के पास 5 और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो मिला के 11 था, तो अब भी 11 ही हुआ है। बस इस पर से 5 में से एक यहाँ चला गया, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया। एज एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, कि बस इसी पे से एक गया, तब भी दोनों मिला के 11 ही है, तो कोई नया जनरेशन नहीं है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि रबिंग के प्रोसेस में आप ये मत सोचिएगा कि 2 बॉडी को रब कर देने से कुछ नया चार्ज बन जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर ट्रांसफर्ड इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रगड़ने पर जो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में उसका केवल एक फ्रैक्शन ही जाता है, बहुत कम। ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, एक ऐसा इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए कि कुछ फ़र्क पड़े, नहीं। 100 है तो उसमें से एकाक ठो चला गया ट्रांसफ़र होके, ऐसा समझिए। ठीक है, इन द मटेरियल बॉडी आल्सो ओनली द लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल बॉडी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इट। और वही इलेक्ट्रॉन केवल ट्रांसफ़र होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स से जो बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है,
देयरफॉर व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विथ अनदर, इस तरह से अगर कोई बॉडी किसी दूसरे से रब की जाती है द बॉडीज गेट चार्ज एंड दैट इज द वाई वी हैव टू स्टिक टू सर्टेन पेयर्स ऑफ मटेरियल टू नोटिस चार्जिंग ऑन रबिंग द बॉडीज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देयरफॉर व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विथ अनदर, कह रहे हैं जब कोई बॉडी किसी दूसरे से रब की जाती है तो द बॉडी गेट चार्ज एंड दैट इज वाई वी हैव टू स्टिक टू सर्टेन, तो कह रहे हैं रब करने के बाद वो बॉडी चार्ज हो जाती है और यही कारण है कि वह कुछ पेयर्स को अपनी तरफ चिपका लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, जो कि हमने देखा है रब करने पे ऐसा होता है। जैसे फाइबर की स्केल को ड्राई हेयर से रब करिए तो रब करने के बाद वो कागज़ के हल्के हल्के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आज आपने जो आज की लेक्चर में आपने जो पढ़ा ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। बेसिकली तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो क्या काम करती है कि चार्ज को डिटेक्ट करती है, ये बताती है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसके पास चार्ज है या नहीं। ठीक है, उसको देखा। और दूसरा आपने ये समझा कि कोई बॉडी रब करने पे चार्ज कैसे हो सकती है। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट में हम आपको बताएं तो ये जाना कि हर एक बॉडी शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, जितने प्लस उतने ही माइनस होते हैं। जब इनको आपस में रब किया जाता है तो रब करने से वहाँ एनर्जी मिलती है, एनर्जी होने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जो गेन करती है वह नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस तरह से किसी पे प्लस और माइनस आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उतने ही एक पे प्लस और दूसरे पे उतने ही माइनस आ जाता है। इस तरह से आपने देखा कि कोई बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटेंट करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर का। ठीक है, जो कि पेज नंबर 5 होगा और इसकी टॉपिक होगी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।